हेलो एवरीवन। मैं हूँ भावना। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टडी ओनली साइंस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जो हमारा पिछला टॉपिक था सूक्ष्म जीव से रिलेटेड, जीवाणु, विषाणु और कवक, इसका आज पार्ट 2 है, जिसमें हम लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये वन शॉट वीडियो रहेगा। यानी कि आपको मैं सुपर फास्ट मोड में एमसीक्यूज के आंसर्स क्वेश्चंस कराऊंगी। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो एमसीक्यूज़ को मैं जो कराऊंगी उसमें आपको मेरे आंसर बताने के पहले आप बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन के बारे में आपको पता लग सके। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि नोट कर लेना चाहिए, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अकेपेनिया का अर्थ है, अकेपेनिया का अर्थ क्या होता है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, या रक्त में कैल्शियम की कमी, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, रक्त में पोटेशियम की कमी। देखिए जी, अकेपेनिया का अर्थ बताना है हमको। एक मिनट, पीडीएफ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, सॉरी इसके लिए। तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, या रक्त में कैल्शियम की कमी होगी, या रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी, या पोटेशियम की कमी होगी। तो इसका अर्थ हमें याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्त में जब कैल्शियम की कमी होती है तो वो अकेपेनिया कहलाता है, यानी कि एक रोग है एक प्रकार का। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं, वसोप्रेसिन हार्मोन की अधिकता से होता है। देखिए एक हार्मोन है, वसोप्रेसिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है बॉडी में, तो उससे क्या होता है, इसका हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, डायबिटीज मेलाइटस, या डायबिटीज इंसिपिडस, गोइटर, या कुशिंग सिंड्रोम। तो देखिए वसोप्रोसीन जब हार्मोन की अधिकता होती है बॉडी के अंदर तो डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग होता है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है वो, जब वसोप्रोसीन हार्मोन अधिक मात्रा में बॉडी के अंदर होता है। तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, वृक्क के कार्यों की जांच के लिए संपूर्ण टेस्ट जो है वो क्या कहलाता है? यानी कि जो हमारा वृक्क है या लिवर है उसकी जांच होती है यदि, तो उसको उसका जो टेस्ट कराया जाता है तो उस वो क्या होता है, इसको बताना है। BUN कहलाता है, या यूरिन एनालिसिस, एक्सरे, या एस्क्रेटिनिन। तो ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VUN। ठीक है, अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो इसका फुल फॉर्म हम आपको बाद में बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आपको आंसर बताना है। हृदय की पेशियों में कम रक्तापूर्ति के कारण होता है। देखिए हृदय की जो पेशियां हैं उनमें कम रक्त की आपूर्ति के कारण क्या होता है? तो ये हमारी ऑप्शन देख लीजिए, आर्टरी ओस्कलेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, कोरोनरी थ्रम्बोसिस, और पेरिकार्डियासिस। तो जब हृदय में, अगर हमारा हृदय है उसमें पेशियां जो होती हैं उसमें रक्त की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो किस तो उससे क्या हो जाता है? ठीक है, वो कारण बताना है। तो वो कहलाता है एंजाइना पेक्टोरिस। क्या कहलाता है? एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, इसको याद रख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेमीप्लीजिया में होता है। अब जो हेमीप्लीजिया रोग है इसमें क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपके सामने, दोनों पैरों में अंगाघात होता है, या दोनों हाथों में अंगाघात, शरीर के एक तरफ का अंगाघात, या एक पैर व दूसरी तरफ के हाथ का अंगाघात। तो ये हेमीप्लीजिया में क्या होता है? तो ये रोग किस में हो जाता है ये हमें बताना है। तो ये होता है शरीर के एक तरफ के अंगों में कोई भी विकृति हो जाना, तो ये वो कहलाता है हेमीप्लीजिया। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जब धमनियां मोटी व कम लचीली हो जाती हैं तो इसे कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर की जब धमनियां जो हैं वो मोटी और कम लचीली हो जाती हैं तो वो भी एक बीमारी का रोग ले लेती है। तो वो बीमारी कौन सी है? तो उसको क्या कहेंगे हम? कार्डाइटिस, फ्लीवाइटिस, थ्राम्बोसिस, आर्टरी और स्क्लेरोसिस। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टरी और स्क्लेरोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये वर्ड थोड़े जो बोलने में कठिनाई हो सकती है, आप लोगों को भी, मुझे भी हो रही है। ठीक है, इसीलिए मैं इनको हिंदी में लेकर आई हूँ। आप लोगों को इन शब्दों को समझ के और याद रखना है कि किस बीमारी, किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है और किस बीमारी को हो जाने से बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। हृदय की आवाज़ों एवं मरस मर्स को दृश्य रूप में रिकॉर्ड करना कहलाता है। हृदय की आवाज़ और जो मरस मर्स है को दृश्य रूप में रिकॉर्ड करना हमें क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। इकोकार्डियोग्राफी कहलाएगा या फोनोकार्डियोग्राफी कहलाएगा, एंजियोकार्डियोग्राफी कराएगा या कोरोनरी आर्टियोग्राफी कहलाएगा? तो ये कहलाता है फोनोकार्डियोग्राफी। क्या कहलाता है? फोनोकार्डियोग्राफी। जब हम हृदय की धड़कन को, मरसमस को दृश्य के रूप में रिकॉर्ड करते हैं तो ये फोनोकार्डियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप सभी। परावर्तित ध्वनि तरंगों के फोटोग्राफिंग द्वारा हृदय की संकुचन और बाल्वस की हलचल ज्ञात की जा सकती है। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? आप हमें बताएंगे। परावर्तित ध्वनि तरंगे हैं जो, वो फोटोग्राफिक माध्यम के द्वारा हृदय की संकुचन और बाल्वस की हलचल को ज्ञात करती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? देखिए, फोनोकार्डियोग्राफी तो वो हो गया जो हमारा ऊपर वाला आंसर था। ठीक है, कि ध्वनि, हृदय की ध्वनि को दृश्य रूप में रिकॉर्ड करना, वो फोनोकार्डियोग्राफी कहलाता है। तो ये तो हो नहीं सकता। अब एंजियोकार्डियोग्राफी है, ये भी नहीं होगा। कोरोनरी ऑटोग्राफी है, ये भी नहीं होगा। तो इकोकार्डियोग्राफी कहलाता है कि इनमें क्या हलचल हो रही है, तो इसका पता लगाती है कौन? इकोकार्डियोग्राफी। चलिए 9वां क्वेश्चन है, दोनों पैरों के अंगाघात को कहते हैं। दोनों पैरों के अंगाघात को क्या कहेंगे हम? अभी हमने एक साइड के बॉडी का जो पार्ट है वो यदि विकृत हो जाता है तो उसे हम हीमिप्लीजिया कहते हैं। ठीक है, तो अब जो दोनों पैरों का अंगाघात हो जाएगा उसे कहते हैं पैराप्लीजिया। ठीक है, पैराप्लीजिया। अब पैरा से आप पैर याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वां क्वेश्चन है। पार्किंसंस बीमारी में होता है, पार्किंसंस जो बीमारी होती है उसमें क्या हो जाता है ये बताना है आपको। डोपामिन की अधिकता हो जाती है या डोपामिन की कमी हो जाती है, मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया की क्षति होती है। तो ये 2 और 3 हो जाएगा। कौन सा? दूसरा और तीसरा, ये दोनों हो जाएंगे हमारे। डोपामिन की अधिकता हो जाएगी और मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में क्षति पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्किंसंस बीमारी। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 4th आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो हमारा है वो 11वां क्वेश्चन है। तो आप 11वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वह स्थिति जिसमें भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है, भोजन के प्रति अरुचि हो जाना क्या कहलाता है? वह कौन सी स्थिति कहलाएगी? एनोरेक्सिया, एसिडोसिस, एनोरेक्सिया नर्वोसा या एल्कोलोसिस? तो ये क्या कहलाएगा हमारा? एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। किस ग्रंथि के नष्ट होने से साइमंड बीमारी होती है? देखिए, बॉडी में कौन सी ग्रंथि को नष्ट हो जाने से साइमंड बीमारी होती है? ये एक बीमारी का नाम है जो कि उस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से वो उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमें आंसर इसका बताना है। प्यूस ग्रंथि होगी, थायराइड होगी, एड्रिनल होगी या पैनक्रियाज? तो ये हो जाएगी प्यूस ग्रंथि। ठीक है, ये साइमंड यानी कि हमारे माइंड से, मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी होती है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, गठिया किस पोषक तत्व के उपापचय में गड़बड़ी से होता है? देखिए, जो गठिया रोग होता है
किस पोषक तत्व के उपापचय में गड़बड़ी हो जाने की वजह से बॉडी में उत्पन्न होता है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा या खनिज लवण? तो ये होता है प्रोटीन के उपापचय में, जब प्रोटीन नामक जो हमारा बॉडी के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, अगर उसके उपापचय में उसकी पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है तो उससे हमें बॉडी में गठिया रोग की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, 14वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिच्छू के डंक मारने जैसा ददोरा किसमें होता है? देखिए, बिच्छू के डंक मारने जैसा ही ददोरा, ददोरा का मतलब होता है उसी के जैसी जलन या जो बॉडी में मार्क्स पड़ जाता है वो कहलाता है। तो किस में होता है, किस किस वजह से होता है? ठीक है, ये बताना है। सोराइसिस के कारण या इप्टाइगो या स्केबीज आर्टिकेरिया। ठीक है, ये बीमारियों के नाम है। तो बिच्छू के डंक मारने जैसा किस में होता है, तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर आर्टिकेरिया। ठीक है, जब ये बीमारी हो जाती है तो वो इसी तरह से शो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मृत्यु का कारण निश्चित करने के लिए शरीर का पोस्टमार्टम कहलाता है। मृत्यु का कारण निश्चित करते हैं तो शरीर का पोस्टमार्टम होता है, तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, उसका नाम हमें बताना है। तो वो क्या कहलाएगी? ऑटोप्लास्टी या ऑटोप्सी, एवर्शन या डेथ एग्जामिनेशन? तो इनमें से ये कहलाती है ऑटोप्सी। ठीक है, इसका ऑटोप्सी आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। न्यूरोसिफिलस के उपचार में प्रयुक्त चिकित्सा है? न्यूरोसिफिलस के उपचार में प्रयुक्त चिकित्सा है कौन सी है? मलेरिया चिकित्सा, चिकनगुनिया चिकित्सा या चेचक चिकित्सा या उक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया चिकित्सा, जो न्यूरोसिफिलस के उपचार में प्रयुक्त चिकित्सा होती है। ठीक है, तो अब चलिए 17वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चवेत्स्क साइन किस रोग में पाया जाता है? चवेत्स्क साइन किस रोग में पाया जाता है? टेटनस में, टाइफाइड में, टेटेनी या टाइफस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टेटेनी। ये टेटेनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब केवल पैर की अंगुलियां ही जमीन को स्पर्श करती हैं, एड़ी नहीं, तो इस अवस्था को कहते हैं? देखिए, जब हम खड़े होंगे तो पैर की अंगुलियां ही जमीन को स्पर्श करेंगी, एड़ी नहीं, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है मेडिकल साइंस की भाषा में? तो ये आपको बताना है। टेलीपीज कैलनियस, टेलीपीज इक्विनस, टेलीपीज बेलगस या क्लब फास्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलीपीज इक्विनस। टेलीपीज इक्विनस। ठीक है, जब एड़ियां हमारी जमीन को स्पर्श नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर दीजिए। भारतीय शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आपका एग्जाम भी हाई लेवल का होने वाला है, कंपटीशन बहुत अधिक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट करते चलिए और याद करते चलिए। तो देखिए, भारतीय शल्य चिकित्सा का पितामह लगभग साइंस पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा कि किसे कहा जाता है, तो वो है हमारे सुश्रुत जी। ठीक है, इनको शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है, भारतीय शल्य चिकित्सा का। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का देवता किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का देवता भी है, तो इनको किसको कहा जाता है? ये सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी या हिप्पोक्रेटस? तो ये कहा जाता है धन्वंतरी को। इसका चिकित्सा शास्त्र का देवता कहते हैं इनको, धन्वंतरी को। चलिए, मेडिकल पीयर बनने वाला पहला चिकित्सक कौन था? मेडिकल पीयर जो है वो बनने वाला पहला चिकित्सक कौन था, ये आपको बताना है। ओवन थॉमस थे या लॉर्ड लिस्टर, जॉन हंटर, एडवर्ड जेनर? तो वो थे लॉर्ड लिस्टर जी। ठीक है, कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिस्टर मेडिकल पीयर बनने वाले पहले चिकित्सक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। रक्तदान की पद्धति के प्रणेता कौन थे? रक्तदान जो है उसकी पद्धति के प्रणेता कौन थे? थॉमस मार्टन, जेम्स सिम्पसन, जेम्स बेलिंडन, एडवर्ड जेनर? तो ये थे जेम्स ब्लैंडन, ब्लैंडेल। ठीक है,
याद रख लीजिएगा इसको, कौन थे? जेम्स ब्लेंडेल। ब्लड से याद रख लेना, रक्ताधान, ठीक है। रक्ताधान जो पद्धति थी वो जेम्स ब्लेंडल ने दी थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कैरोटोप्लास्टी। कैरोटोप्लास्टी में किसका प्रत्यारोपण किया जाता है? कैरोटोप्लास्टी में कार्निया का, लेंस का या आयरिस का, काचाभ द्रव का? तो ये किया जाता है, कार्निया का प्रत्यारोपण होता है, कैरोटोप्लास्टी कहते हैं उसे। जो हमारी आंख की कॉर्निया होती है उसका ट्रांसप्लांटेशन होता है। चलिए 24 क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। लसीकीय ऊतक के बढ़ जाने को जाना जाता है, लसीकीय ऊतक बढ़ जाता है बॉडी में तो वो किस बीमारी के नाम से जानते हैं? हॉजकिंस बीमारी, लिम्फेडिनाइटिस, लिम्फेजाइटिस या हाथी पांव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉजकिंस बीमारी में लसीकीय ऊतक बढ़ जाता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। एक्टिनोमाइकोसिस किस प्रकार का संक्रमण है? एक्टिनोमाइसिस किस प्रकार का संक्रमण कहलाता है? वायरल, बैक्टीरियल, फंगल या प्रोटोजोअल? यानी कि इन्हीं चारों के माध्यम से संक्रमण फैलता है, बीमारियां फैलती हैं। तो इनमें से वो कौन सा है? वो होता है फंगल, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से एक्टिनोमाइकोसिस संक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन है 26, इसका आंसर दीजिए। 26वें क्वेश्चन का, हाथी पांव किस रोग में होता है? हाथी पांव किस रोग में हो जाता है? तो ट्राइकनिएसिस हो गया, फ्लेरिएसिस हो गया, अमीबियासिस हो गया और मलेरिया हो गया। तो जो हाथी पांव बीमारी होती है वो हो जाती है, उसको हमने पढ़ा भी होगा, फाइलेरिया बोलते हैं, पर इसमें फ्लेरिएसिस लिखा है, या फाइलेरिया, जो फाइलेरिया की टैबलेट्स भी दी जाती हैं, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना। पलकों का प्रदाह कहलाता है, पलकों का प्रदाह कहलाता है ब्लेफराइटिस, स्ट्राइटोपियन, क्लेजियन या एक्ट्रोपियन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदाह ब्लेफराइटिस, ठीक है। पलकों का प्रदाह ब्लेफराइटिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? फाइलेरिया रोग मच्छर से फैलता है और इसका वाहक कौन है वो बताना है। एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज और मांसोनोइड्स? तो ये मच्छर होता है क्यूलेक्स मच्छर, जो फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। 29 क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। कालाजार रोग का वाहक है, कालाजार रोग का वाहक कौन है? मच्छर, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई या जू? तो इसका वाहक होता है सैंड फ्लाई, कालाजार का सैंड फ्लाई वाहक होता है। आखिरी क्वेश्चन आज का, 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगता है? जब बेबी को 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वो पोलियो हो गया, मीजल्स, टिटनेस या डिप्थीरिया? इसको याद रखना है, 9वें महीने में बच्चे को मीजल्स का टीका लगता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये थी हमारी बच्चों आज की क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं भी आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं MP टेट वर्ग 2 से रिलेटेड ही टॉपिक्स यहाँ पे कवर करवा रही हूँ। सारे MCQs लगभग मैं हर एक टॉपिक से कवर करवाती जाऊँगी। पार्ट 1, पार्ट 2 या 3 तक भी पार्ट जा सकते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़, ठीक है। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और आगे मैं इसकी पेडागॉजिकल क्वेश्चंस भी लेके आने वाली हूँ, तो मेरे साथ बनी रहिएगा। आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।